हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसे कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में जून 2012 के बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। ये आप लोगों के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के पास में यूजीसी नेट कॉमर्स के क्वेश्चन है और ये कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। सो मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद लिस्ट टू। फैक्टरिंग सर्विस, फैक्टरिंग की जो सर्विस होती है ये आप लोगों के पास में कहाँ पर आती है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो किन्होंने दिया है, बाउमल ने दिया है, ये आप लोगों का कहाँ आता है? थर्ड क्या होता है? कमर्शियल पेपर, ये क्या होते हैं? तो देखिए, जो फैक्टरिंग की सर्विस होती है, फैक्टर होता है, तो ये जो अप्रोच है ये आप लोगों को ये किस चीज की है? यहाँ पे रिसीवेबल को मैनेज किया जाता है, तो ये रिसीवेबल मैनेजमेंट की क्या है? अप्रोच है। एक फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब कि यहाँ पे किसको माना गया है? बैंक को। बैंक क्या होता है कि जैसे कि एक बिल है, ठीक है, उस बिल को क्या करवाता है बैंक? क्या बन जाता है? फैक्टर की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। बैंक क्या करता है? उस बिल रिसीवेबल को क्या कर देता है? मैच्योर कर देता है। उसकी पेमेंट जो होती है वो क्या मैच्योरिटी से पहले ही दे देता है। कैसे दे देता है? मैच्योरिटी से पहले ही उसकी पेमेंट कर देता है। तो और मैच्योरिटी होने के ऊपर उस कस्टमर से क्या करता है? उसके पैसे कलेक्ट कर लेता है उस बिल के बिहाफ पे। ठीक है, सेलर को इमीडिएटली पैसे दे देगा बैंक और कस्टमर से क्या करेगा? जब मैच्योरिटी होगी पैसा ले लेगा। तो बैंक क्या होता है? एक तरीके से फैक्टरिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जो रिसीवेबल होते हैं, जिनसे पैसा लेना है, उनकी मैनेजमेंट करता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टूल होता है। ईओक्यू, ईओक्यू क्या होता है? यहाँ पे एक अप्रोच होती है जहां पे क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, तो बी सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टरिंग में रिसीवेबल की मैनेजमेंट, ईओक्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होता है। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होता है? एक ऐसा लेवल इन्वेंट्री का मेंटेन किया जाता है जिसके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर की जो कॉस्ट होती है, और कैरिंग कॉस्ट, गोदाम में रखा जाता है सामान, वेयर हाउस में रखा जाता है, वो क्या होती है? बराबर होती है। तो ये क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर क्या आता है? 2A, ए का मतलब कितने एनुअल यूनिट को कंज्यूम किया जा रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट से। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? पर ऑर्डर की होती है। और नीचे आप लोगों के पास में क्या आता है? सी, दैट इज कैरिंग कॉस्ट होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है जहाँ और एक ऐसा लेवल लेकर आया जाता है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आती है। कमर्शियल पेपर किसके लिए होता है? वर्किंग कैपिटल के फाइनेंसिंग के लिए होता है। जो कमर्शियल पेपर रहते हैं ये क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि इसको कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। ये अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट होते हैं, ये अनसिक्योर्ड पेपर होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं। ठीक है, अनसिक्योर टाइप के होते हैं। इसको कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। इसको इशू करने को क्या कहा जाता है? ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। क्योंकि देखो, कंपनी क्या करती है? कंपनी ने मेन क्या करना है? शेयर्स को इशू करना है। तो शेयर्स को इशू करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, जिसमें वो अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। उसको पूरा करने के लिए कंपनी क्या काम करती है? कमर्शियल पेपर को क्या करती है? इशू करती है। तो वो आप लोगों के पास में क्या बन जाता है? कमर्शियल पेपर को इशू करना। तो उसके लिए कंपनी क्या करती? तो उसके लिए कंपनी ने क्या करना है? फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करना है। उसके लिए कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू कर देती है। तो ये वर्किंग कैपिटल के फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? जिसके अंदर जो मेन एम होता है वो क्या होता है? डिटरमाइन करना कि कितना फंड रिक्वायर्ड है। ठीक है, फंड को कैसे प्रोक्यूर करना है, कितना फंड रिक्वायर्ड है, फंड को कैसे प्रोक्यूर करना है, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, सो एफएम का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या नहीं है? मेनली आप लोग का एफएम का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, तो शेयर्स को नंबर ऑफ शेयर कितने और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो वेल्थ को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होता है, बट सोशल बेनिफिट को मैक्सिमम करना ये एफएम का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन रेफर्स टू कैश इनफ्लो अंडर द पे बैक पीरियड मेथड? सो कैपिटल बस्टिंग होता है। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? जहां पर
फिक्स्ड एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन लिया जाता है कि कितने फिक्स एसेट को बिजनेस में लगाना है। सो उसके डिसीजन को क्या कहा जाता है, कैपिटल बजटिंग। तो उसके लिए आप लोगों के पास में कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं। सो ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, मॉडर्न मेथड होते हैं। ये क्या होते हैं, आप लोगों के पास में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं, ये क्या होते हैं, मॉडर्न मेथड होते हैं। सो जो पे बैक पीरियड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करता है। ये केवल किसके ऊपर फोकस करता है, पे बैक, मतलब कि जो इसने पैसा लगाया था, जो कैश आउटफ्लो हुआ था, वो कितने टाइम में उसे वापस मिल रहा है, उसके ऊपर ये बात करता है। तो जो पे बैक पीरियड होता है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, कैश इनफ्लो, सॉरी, आज आपके पास से कितना कैश जा रहा है वो देखा जाता है कि आज कितना कैश चला गया है। ठीक है, क्या देखा जाता है कि कैश का आउटफ्लो क्या है, उसको देखा जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग आउटफ्लो का मतलब कि जो आप लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट है तो वो कितने की है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है किससे, एनुअल कैश इनफ्लो से। भाई वो कितने टाइम में क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, उससे देखा जाता है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है जैसे कि 1 लाख की है और हर साल 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 ईयर में पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास में अब कैश इनफ्लो जो है उसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो देखो यहाँ पे कैश इनफ्लो का जो मीनिंग है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, उससे कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो यहाँ पे हम लोग कैश इनफ्लो लेके चलेंगे वो कौन सा लेके चलेंगे, टैक्स के बाद वाला बट डेप्रिसिएशन से पहले वाला। तो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, टैक्स को रिड्यूस करना है और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया जाएगा। और पे बैक जितना कम हो उतना क्या होता है, अच्छा होता है। पे बैक जितना कम हो उतना क्या होता है, अच्छा होता है। लीस्ट पे बैक पीरियड इज द बेस्ट। ठीक है, तो पे बैक पीरियड जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। ठीक है, और प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है जहाँ पे पे बैक कम होगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन, तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग के ऊपर। क्योंकि देखो आज जो वैल्यू है वो फ्यूचर के अंदर हमेशा ही क्या होगी, कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगी, हमेशा वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पहले जो वैल्यू होती थी पैसे की वो बहुत ज्यादा होती थी, आजकल उतनी वैल्यू नहीं है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो एक फर्म को क्या करनी पड़ती है, अर्न करनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो वो अर्न करती है और अपने शेयर होल्डर को पे करने के लिए यूज की जाती है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड, तो सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं सच एज इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर को क्या दिया जाता है बदले में, डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी क्या पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है, बट उसकी रेट जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये क्या है, इनकी कॉस्ट है। तो सभी जो सोर्सेज ऑफ फंड है, अलग अलग की कॉस्ट नहीं, सभी की जो, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, और मतलब कि इक्विटी की अलग कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर की अलग कॉस्ट, डिबेंचर की अलग कॉस्ट, तो ये क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। ठीक है, और सभी की अगर देखी जाए तो वो आप लोगों के पास में कंपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो बिजनेस के अंदर जैसे कि रिटेन अर्निंग को यूज किया जाता है, तो रिटेन अर्निंग को यूज कर रहे हैं तो बाहर तो कुछ नहीं पे करना पड़ रहा, लेकिन अगर कंपनी वो क्या कर रही है, अपने पास रख रही है, तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह रिसीव नहीं होगा, तो वो क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर जून 2012 PYQs। यहाँ पे जून 2012 के पूरे हो जाएंगे। सो क्या लिखा हुआ है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो ये आप लोगों को पता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेज है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है यहाँ पे कि कितना डेट को यूज करना है, कितना इक्विटी को यूज करना है, एक बैलेंस बना के रखा जाता है, और एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज किया जाता है जिससे कॉस्ट जो रहती है वो क्या होती है, कम हो, और जो वैल्यू है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो।
तो इसकी एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की, एक ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है। एक हम लोगों के पास में क्या होती है, नेट इनकम अप्रोच होती है, ठीक है, एक नेट इनकम अप्रोच होती है। एक आप लोगों के पास में क्या रहती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होती है। और लास्ट जो होती है आप लोगों के पास में, ये क्या रहती है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच होती है। ओके, सो ये जो अप्रोचेज हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच, ये रेलिवेंट अप्रोच है। रेलिवेंट का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि जितना ज्यादा डेट को यूज किया जाएगा फर्म की वैल्यू उतनी ही बढ़ेंगे, डेट को नहीं यूज करेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ये क्या है, इररेलीवेंट अप्रोच है। ये कहते हैं कि डेट को यूज करो या ना करो, फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बेसिकली, वैसे तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर की एक अप्रोच है, बट ये डिविडेंड पॉलिसी में भी आती है। और ये किसके ऊपर बात करती है, आर्बिट्रेज के ऊपर बात करती है, जहां पे ऑफसेट कर दिया जाता है। एक का प्राइस इंक्रीज हुआ, दूसरे का डिक्रीज होगा तो वो ऑफसेट हो जाता है। सो मोदी गिलानी आर्बिट्रेज के ऊपर फोकस करते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोच है। नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग दोनों किन्होंने दी है, डेविड डोनाल्ड ने दी है। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता ही शॉर्ट टर्म है, ठीक है। मनी मार्केट जहाँ पे उन सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग की जाती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसमें से क्या है, कमर्शियल पेपर है। और फैक्टोरिंग से क्या किया जाता है, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरिंग के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे जो बैंक होता है वो एज एन फैक्टर के रूप में हेल्प करता है, ठीक है, रिसीवेबल की मैनेजमेंट करता है। सो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू टू एवरीवन।